रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। सारा शहर अंधेरे और सन्नाटे की आगोश में था। शहर का अनाथालय अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ का चौकीदार भी नींद में ऊँघ रहा था। अनाथालय में एक साया धीरे धीरे बाहर के गेट की ओर बढ़ रहा था। गेट पर पहुंचकर वो साया गेट पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद पड़ा। उसके कूदने की आवाज से चौकीदार हड़बड़ाकर उठा और चिल्लाया, कौन है? कौन है? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया और सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। चौकीदार समझ गया कि अनाथालय का कोई लड़का भागने की कोशिश कर रहा है। वो जोर जोर से सीटी बजाने लगा। सीटी की आवाज से अनाथालय के दूसरे लोग भी जाग गए, मगर तब तक वो लड़का काफी दूर निकल चुका था। उस भागने वाले लड़के का नाम सचिन था। उसकी उम्र 12 साल थी। भागते भागते वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहाँ दिल्ली जाने वाली ट्रेन रुकी हुई थी। लड़का उसी ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में सब लोग सोए हुए थे। केवल एक अधेड़ उम्र का आदमी जगा हुआ था। क्यों बे छोकरे, घर से भागा है क्या? नहीं, घर से नहीं, अनाथालय से भागा हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी रात को भाग आया है? क्योंकि वो अनाथालय नहीं, कसाई खाना था। वहाँ दिन भर हमसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। छोटी छोटी गलतियों पर बेंच से पीटा जाता था। कभी कभी तो दिन भर हमें खाना भी नहीं दिया जाता था और मार पड़ती थी सो अलग। ओह, तो अब क्या सोचा है? कहाँ जाएगा, क्या करेगा? जहाँ रास्ते ले जाएं। इस तरह सचिन और वो आदमी बातें करते रहे और ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई। सुबह ट्रेन दिल्ली पहुँच गई। चल भाई, अपना स्टेशन तो आ गया, हम चलते हैं। तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया, मगर सचिन स्टेशन पर ही रुक गया। दिल्ली तो पहुँच गया, अब यहाँ क्या करूँ? तभी उसकी नजर कुछ और लड़कों पर पड़ी। उनकी उम्र भी सचिन जितनी ही थी। वो सब स्टेशन पर बिखरी प्लास्टिक की बोतलों को जमा कर रहे थे। मैं भी इन बोतलों को जमा करके बेचूंगा। उस दिन से सचिन स्टेशन पर ही रहने लगा। वो दिन भर खाली बोतलें जमा करता और शाम को उन्हें बेचकर वहीं स्टेशन पर ही सो जाता। एक रात स्टेशन लगभग खाली था। वहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे। सचिन भी सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सचिन उठा और इधर उधर देखने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक 5 साल की लड़की बेंच पर बैठी रोती नजर आई। सचिन उठकर उसके पास गया। कौन हो तुम और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्ची कुछ न बोली, सिर्फ रोती रही। रात भर सचिन ने उस बच्ची के माँ बाप को ढूंढा। उसने स्टेशन पर एक एक आदमी से पूछा, मगर उसके हाथ कुछ न लगा। यहाँ तक कि सुबह होने को आई। अंत में सचिन उस स्टेशन मास्टर के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। अरे, ऐसे बच्चे यहाँ कई बार मिले हैं। इन्हीं के माँ बाप इन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। कमबख्त बच्चे तो पैदा कर लेते हैं मगर पाल नहीं सकते, तो यहाँ छोड़कर चले जाते हैं और हमारी मुसीबत बढ़ाते हैं। मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ, वही आकर इस बच्ची को अनाथालय में भर्ती करवा देगी। अनाथालय का नाम सुनते ही सचिन भीतर तक कांप गया। उसे अपने अनाथालय के दिन याद आ गए। अगर मैंने इस बच्ची को यहाँ छोड़ा तो ये लोग इसे अनाथालय में छोड़ आएंगे और वहाँ न जाने इस मासूम के साथ कैसा सलूक होगा। नहीं, मैं इस बच्ची को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। इतना सोचकर सचिन उस बच्ची को लेकर चुपके से वहाँ से निकल गया। सुबह के 10 बज गए थे। सचिन चला जा रहा था। तभी बच्ची ने कहा, भूख लगी है। सचिन ने अपनी जेब टटोली। कुल 20 ही रुपए थे। बच्ची को लिए वो एक कुलचे वाले के पास गया और उस बच्ची को 1 प्लेट कुलचा दिलवाया। बच्ची कुलचा खाते हुए सचिन से बोली, भैया तुम भी खाओ, तुमको भी भूख लगी होगी ना, लो मैं तुमको खिलाती हूँ। इतना कहकर बच्ची सचिन को खिलाने लगी। सचिन की आंखों में आंसू आ गए। इतने प्यार और अपनेपन से आज पहली बार किसी ने उसे बुलाया था। बच्ची के मुंह से अपने लिए भैया शब्द सुनकर उसके दिल को बहुत सुकून मिला था। अब चाहे जो हो जाए, आज से ये मेरी बहन है। इसकी खुशी के लिए मैं हर काम करूंगा। खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दूंगा, मगर अपनी बहन को कोई दुख नहीं आने दूंगा। खाने के बाद सचिन अपने और अपनी बहन के सर छुपाने की जगह ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे एक झुग्गी मिल गई। मकान मालिक दयालु था। उसने अगले महीने पैसे लेने की बात मान ली। सचिन अपनी बहन के साथ वहाँ रहने लगा। रहने का इंतजाम तो हो गया, अब मुझे कोई काम ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी बहन का दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में करा पाऊँ। अपनी बहन को मैं खूब पढ़ाऊंगा। इतना सोचकर काम की तलाश में निकल पड़ा। महज 12 साल का होने के कारण उसे कोई काम नहीं दे रहा था। दिन भर भटकने के बाद वो एक छोटे से होटल में गया। उस होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसका नाम टेकचंद था। टेकचंद के भी आगे पीछे कोई नहीं था। सचिन टेकचंद के पास गया और उससे काम मांगा। अरे, तू इतनी सी उम्र में काम क्यों करना चाहता है? मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों, तू खुद नहीं पढ़ना चाहता? चाहता तो हूँ, मगर पढ़ाई लिखाई इस भेजे में घुसती नहीं है। कोई काम दे दो ना सेठ। सेठ को सचिन ईमानदार लगा। उसने उसे काम पर रख लिया। अब सचिन दिन भर काम करता और उसकी बहन सेठ के साथ खेलती थी।
इस तरह महीना भर गुजर गया। जिस दिन सचिन को पहली पगार मिली वो बहुत खुश हुआ। सेठ जी, मुझे कल की छुट्टी चाहिए, मुझे अपनी बहन का एडमिशन करवाने जाना है। उसे छुट्टी मिल गई। अगले दिन सचिन अपनी बहन के साथ होटल आया। अरे इसे तो स्कूल में होना चाहिए, इसे यहाँ क्यों लाया है? इसका दाखिला नहीं हुआ सेठ जी। क्यों? हमारे माँ बाप नहीं है ना, बिना माँ या पिता के साइन के इसका दाखिला नहीं हुआ। अरे एक साइन नहीं हुआ तो क्या इसकी पढ़ाई रुक जाएगी? चल मैं चलता हूँ स्कूल, मैं बनूंगा तुम्हारा गार्जियन, देखते हैं दाखिला कैसे नहीं मिलता। फिर से टेकचंद ने उनका गार्जियन बनकर सचिन की बहन का दाखिला करवाया। फॉर्म में सचिन ने अपनी बहन का नाम स्वाति लिखवाया। ये नाम सचिन ने ही उसे दिया था। वक्त का पहिया घूमता रहा। सचिन और स्वाति धीरे धीरे बड़े होने लगे। स्वाति पढ़ाई में काफी होशियार थी। एक एक कर सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए उसने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। फिर अपनी काबिलियत के दम पर स्वाति का दाखिला शहर के मेडिकल कॉलेज में हो गया। सचिन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सचिन सबसे कहता था, मैं तो कुछ न बन पाया, मगर अब मेरी ये बहन डॉक्टर जरूर बनेगी। उधर टेकचंद की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो अब होटल कम ही आता था। उसने अब सचिन को होटल का मैनेजर बना दिया था। उसे सचिन पर अपने बेटे की तरह भरोसा था। एक दिन, सचिन बेटा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि मेरे मरने के बाद इस शरीर को आग कौन देगा। भगवान ने तुझे भेजकर वो कमी पूरी कर दी है बेटा। मेरा बेटा है तू। आज से मैं ये होटल और घर तेरे नाम करता हूँ। आज से इनका मालिक तू है बेटा। बस एक वादा करना, मैं जिधर भी मरूं मेरी चिता को तू ही आग लगाना। सचिन की आंख भर आई और गला भर्रा गया। वो कुछ बोल नहीं सका। तकदीर भी कितनी अजीब होती है। जब नहीं था तो कोई नहीं था, अब मिले तो बहन और पिता दोनों मिल गए। इस घटना के कुछ दिनों के बाद टेकचंद का देहांत हो गया। टेकचंद का अंतिम संस्कार करने के बाद सचिन ने होटल का धंधा संभाला। उसने देखा कि छोटा होटल होने के कारण यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते, इसलिए उसने बैंक से लोन लेकर पहले होटल को सजाया संवारा। उसने होटल की काया ही पलट दी। अब वो कोई छोटा मोटा होटल नहीं रहा, बल्कि शहर का जाना माना रेस्तरां बन गया। इसके बाद तो सचिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया और फिर कुछ ही सालों में उसने टेकचंद होटल एंड रेस्टोरेंट्स के नाम से शहर और आसपास कई सारे होटल्स की चेन खड़ी कर शहर का जाना माना रईस बन गया। किसने सोचा था कि अनाथालय से भागने वाला वो 2 हाथ का छोकरा सारे शहर पर राज करेगा। उधर स्वाति की मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसने अपने पूरे बैच में टॉप किया था। उस दिन स्वाति को इनाम मिलना था। सारा हॉल लोगों से भरा हुआ था। कॉलेज के डीन ने स्वाति को सम्मानित किया। आज मुझे मिले इस इनाम की हकदार सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मेरे भैया सचिन भी हैं। अगर उस दिन भैया मुझे स्टेशन से नहीं उठाते तो ना जाने आज मैं कहाँ होती। फिर स्वाति लोगों को अपनी सारी कहानी सुनाती है और अंत में कहती है, अगर भैया चाहते तो मुझे वहीं अनाथालय जाने के लिए छोड़ सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने मेरा हाथ थामे रखा। सारी जिंदगी तकलीफों का सामना करते रहे, मगर मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने मेरे सचिन भैया जैसे फरिश्तों को बनाया जो उनकी कमी को पूरा कर सके। बस इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना है। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों की भीड़ में बैठे सचिन का सर गर्व से और ऊंचा हो गया। ये कहानी है सुंदरपुर की। सुंदरपुर गांव में एक बहुत ही गरीब लड़की जिसका नाम चंपा था, अपने छोटे भाई सुंदर के साथ रहती थी। उनके माता पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी। माता पिता की मौत के बाद चंपा ने ही सुंदर को पाला था। माँ की तरह ही उसका ध्यान रखा था। बस 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 दीदी, अब नहीं खाना। कितना खिलाओगी? ज्यादा खाऊंगा तो पेट फट जाएगा। 4 कौर में तेरा पेट भर गया। चल पूरा खत्म कर, नहीं तो तेरी दीदी गुस्सा हो जाएगी। तुम ना दीदी, हमेशा मुझे ये धमकी देती रहती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर तुम गुस्सा हो जाओगी तो मैं रह नहीं पाऊंगा। तो चल आकर चंपा खुद तो दूसरों के खेत में काम करती, लेकिन सुंदर को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती। खुद के कपड़े भले ही फटे हों, लेकिन सुंदर के लिए एक नई कमीज साल भर में एक बार तो आती ही थी। एक दिन चंपा के फूफा जी उसके लिए शादी का रिश्ता लेकर आए, लेकिन चंपा मना करने लगी। तो बात क्यों नहीं समझती? अरे तेरी शादी की उम्र हो गई है। सामने से चलकर रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। कोई दहेज की मांग भी नहीं है। खाते पीते लोग हैं वे, और तू कह रही है कि अभी शादी नहीं करनी।
फूफा जी, अगर मैं शादी करके ससुराल चली गई तो सुंदर का क्या होगा? वो कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, उसका ध्यान कौन रखेगा? मैं उसे छोड़कर शादी नहीं कर सकती। चंपा के फूफा जी जिस लड़के का रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने ये बात उन्हें कही। वो चंपा की बात मान गए और चंपा की शादी नागेश से हो गई। चंपा के ससुराल में नागेश के अलावा उसकी माँ सविता देवी और उसकी बहन कामिनी भी थी। 2-4 दिन तक तो चंपा को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिला, लेकिन चौथे दिन से ही उसके सामने ससुराल वालों का असली चेहरा आने लगा। बहू, बहू, अरे कहाँ मर गई तुम? चंपा भागती हुई आई। क्या हुआ माँ जी? इतनी देर से हम लोग यहाँ खाने की टेबल पर बैठे हैं, तू कर क्या रही है? बस माँ जी, हो ही गया है, मैं लेकर आती हूँ। कब लेकर आएगी? रात को? भैया और मुझे अभी तुरंत निकलना है। चल अब यहाँ मुंह मत ताक और नाश्ता लेकर आ। चंपा नाश्ता लेकर आई, लेकिन जैसे ही उसकी सास और ननद ने पहला निवाला डाला, उन्होंने तुरंत उगल दिया। अरे ये क्या बनाया है? न तेल है न मिर्च। अरे तू गरीब घर से आई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी भिखारियों वाला खाना खिलाए। एक तो इतनी देर में नाश्ता बनाया, वो भी इतना बेकार। तभी वहाँ पर चंपा का भाई सुंदर आया और पेट पर हाथ रखते हुए बोला, दीदी मुझे भी भूख लगी है, जल्दी से मेरा भी नाश्ता लगा देना। ये कहकर वो उन्हीं लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ये देखकर कामिनी और नागेश का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। अरे तू यहाँ कैसे बैठ गया? चल उठ यहाँ से। देख रहे हो भैया, अब नौकर भी हमारी बराबरी में बैठकर खाएंगे। तूने सुना नहीं क्या? सुंदर, उठो यहाँ से, हम नौकरों के साथ नहीं खाते। ये कहकर नागेश ने उसे कुर्सी से धक्का दे दिया। वो बेचारा दूर जा गया। चंपा ने ये देखा तो अपने भाई को उठाया और नागेश से कहा, देखिए आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, ये नौकर नहीं है, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई। उसकी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कामिनी ने हंसते हुए उससे पूछा, अच्छा ये नौकर नहीं तेरा भाई है, और तू क्या है? जी मैं बहू हूँ इस घर की। गलत फहमी मत पाल, तू भी यहाँ की नौकर ही है। कभी देखिए अपनी हैसियत, हम कहाँ और तुम कहाँ, बड़ी आई घर की बहू। चंपा को अपने ससुराल वालों की एक एक बात किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। कुछ दिनों के बाद चंपा को अपने पति नागेश के बारे में एक और बात पता चली। सुंदर ने ये बात उस समय सुनी थी जब कामिनी अपनी माँ से बातें कर रही थी। हाँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। नागेश जीजाजी की ये तीसरी शादी है। पहली पत्नी मर गई, दूसरी अचानक से कहीं गायब हो गई। दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरना क्यों, मैं हूं ना। तभी कामिनी और सविता वहां गए। उन्होंने उन दोनों भाई बहनों को बातें करते देखा तो, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठ के, कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो ये दोनों भाई बहन आपस में क्या पकाते रहते हैं। चंपा ने कुछ नहीं कहा। उसी रात की बात है, चंपा ने अपने पति से सुंदर की पढ़ाई के लिए स्कूल जाने की बात पूछी तो वो चिढ़ गया। स्कूल क्या करेगा तेरा भाई स्कूल जाकर? कलेक्टर बनेगा क्या है? जी वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और हाँ, इस तरह अपने भाई की पैरवी लेकर फिर आई तो मार मार के मुंह तोड़ दूंगा। बेचारी चंपा उस घर में घुट रही थी और उसके साथ उसका भाई भी। अब लोगों ने चंपा को बेवजह मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। एक दिन तो हद हो गई। गर्म पानी लाने में चंपा को जरा सी देर क्या हुई, उसके पति नागेश ने गर्म पानी उसके बदन पर डाल दिया। अपनी बहन की चीख की आवाज सुनकर सुंदर भागता हुआ बाहर आया। बाहर उसने अपनी बहन को तड़पते देखा तो उसे सहारा देकर उठाने लगा। दीदी क्या हुआ? दीदी किसने आपकी ये हालत की? चंपा खामोश रही। तभी नागेश ने कहा, किसने बोला तुझे यहाँ आने के लिए है? चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। जीजाजी मेरी दीदी जल गई है, दर्द से वो तड़प रही है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। सुंदर अपनी बहन की उठने में मदद करने लगा। ये देखकर नागेश बिलबिला उठा। इन दोनों भाई बहनों ने नाक में दम कर दिया है, रुको इससे बताता हूँ। नागेश कमरे से अपनी बेल्ट ले आया और सुंदर को मारने लगा और उसने उसे तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। सुंदर और चंपा ससुराल वालों के हाथ से हर दिन मार खाते।
चंपा ने तो अब अपनी फूटी किस्मत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सुंदर के लिए वो हमेशा परेशान रहती। वो बेचारा उसके साथ उसी तरह पिसता जैसे गेहूं के साथ घुन। मुझे सुंदर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। वो बेचारा कब तक मेरे हिस्से की मार भी खाएगा? उसकी क्या गलती है? मैं ही तो उसे यहाँ लेकर आई थी। एक दिन जब नागेश चंपा को मार रहा था और सुंदर बीच बचाव करने के लिए आया तो, तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला? ये मेरे पति हैं। ये जैसे मुझे रखेंगे मुझे रहना पड़ेगा। ये चाहे मुझे मारे या घर से निकाल दें। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? जो तू सुन रहा है, बिना मतलब मेरे और मेरे पति के बीच में ना। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। कौन भाई अपनी बहन के ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ता है? मुफ्त खोर कहीं का। जा, भाग जा यहाँ से। उस दिन सुंदर बहुत रोया, लेकिन सुंदर से ज्यादा चंपा रोई। उसी रात सुंदर घर से भाग गया। चंपा दुखी तो बहुत थी कि पता नहीं उसका भाई कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, क्या खाएगा और क्या पिएगा। लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि थी कि वो इस नरक से निकल गया। सुंदर वहां से भाग तो गया, लेकिन उसे अपनी बहन की हर दिन बहुत याद आती। लेकिन उसे अपनी बहन का वो व्यवहार भी याद आता जो उसने उसके साथ किया था। मैं कभी लौटकर नहीं जाऊंगा अपनी बहन के पास, कभी नहीं। सुंदर ने जूते पॉलिश का काम शुरू कर दिया। वो दिन भर जूते पॉलिश करता और रात को पढ़ाई करता। समय धीरे धीरे बीतने लगा। काम के साथ सुंदर पढ़ाई भी करता रहा और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो पुलिस में डीएसपी बन गया। भाई दूज के समय की बात है। वो अपने पुलिस स्टेशन में बैठा था, तभी एक औरत जिसका नाम विद्या था भागी भागी वहां पर आई। साहब, मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। मेरे ससुराल वाले बहुत बदमाश है। वो दहेज के लिए मेरी पिटाई तो करते ही है, मेरे छोटे भाई को भी जानवरों की तरह मारते हैं। वो बहुत छोटा है साहब, मैंने उसे बचाने के लिए कई बार उस पर झूठा गुस्सा किया, उसे घर से जाने को भी कहा, उसे मुफ्त खोर तक कह दिया, लेकिन वो मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। आप उसे बचा लीजिए साहब, वो उसे बहुत मार रहे हैं। बहुत मुश्किल से मैं उनकी नजर बचाकर आई हूँ। विद्या की बात सुनकर सुंदर की आंखों के आगे उसके पुराने दिन आ गए। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि उसकी बहन चंपा ने उस दिन उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों किया था। पहले तो उसने विद्या के भाई की मदद की, फिर अपनी बहन के ससुराल की ओर पुलिस की जीप से चल पड़ा। हे भगवान, इतने साल मैं अपनी दीदी को गलत समझता रहा और उसे उन राक्षसों के पास छोड़कर चला आया। मेरी बहन को अगर कुछ हो गया होगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुंदर अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों की मारपीट का असर चंपा के चेहरे पर साफ साफ दिखता था। सुंदर को तो वो पुलिस की ड्रेस में पहचान भी नहीं पाई। उसने जब उसके पैर छुए तो वो उसे गौर से देखने लगी। आप कौन है सर? दीदी, आप अपने छोटे भाई को भूल गई, सुंदर को भूल गई। सुंदर, तुम कितना बड़ा हो गया रे। तू ठीक है न रे? हाँ, मैं ठीक हूँ दीदी, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही हैं। बहुत सताया है इन लोगों ने आपको, और मैंने भी तो आपको इन जालिमों के पास अकेला छोड़ दिया था, बिना ये समझे कि मुझ पर जान देने वाली दीदी एकाएक मुझ पर उस दिन गुस्सा क्यों हो गई थी। लेकिन दीदी अब नहीं, अब मैं इन दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी उसका पति नागेश, उसकी बहन और उसकी माँ वहां गए। इस तरह से अपने घर में पुलिस को देखकर वे डर गए। सर, आप यहाँ? आपको किसी ने बुलाया है क्या? यहाँ तो सब ठीक है सर। ठीक रहता तो पुलिस यहाँ आती नहीं। आप लोगों ने मेरी बहन पर बहुत जुल्म किए हैं, बहुत ही ज्यादा। अब आपको उनका हिसाब देना होगा। बहन? आप कौन है? मैं हूँ एक अभागा भाई, जिसने आप जैसे राक्षसों के पास अपनी बहन को छोड़ दिया था, लेकिन अब सजा के लिए तैयार रहिए। अरे सुंदर, ये कैसी बातें कर रहे हो? हमने तो तुम्हारी बहन को बहुत अच्छे से रखा है ना? वो दिख रहा है मुझे। ये कहकर सुंदर ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अरे चंपा, समझाओ अपने भाई को। भला कोई अपने जीजा को गिरफ्तार करता है क्या? जीजा? वो कैसे? मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की। आप लोगों ने ही तो कहा था ना। फिर कौन जीजा कौन साला? उन तीनों पर 2 हत्या और चंपा पर अत्याचार का मुकदमा चला। उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। इस बार का भैया दूज उन दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया था। सुंदर की आंखों से गलतफहमी की दीवार हट गई थी
और चंपा के पैरों से गुलामी की जंजीर। इस बार जब उसने अपने भाई को भैया दूज का टीका लगाया तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। हरिया कानपुर के एक बड़े बिजनेसमैन गिरीश कुमार के पास ड्राइवर की नौकरी करता था। गिरीश की बेटी शाइना अंग्रेजी मीडियम में पढ़ती थी। हरिया का बेटा माधव एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। कई बार हरिया रविवार को छुट्टी के दिन अपने बेटे माधव को भी साथ ले आता था। शाइना अपने पिता की अमीरी पर घमंड करती थी और गरीबों का मजाक उड़ाती थी। एक बार, रोमा, शाम को मिस्टर अनिल के बेटे पंकज का जन्मदिन है, तुम तैयार रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी, पर पहले शाइना को बोल दूं, नहीं तो अहम मौके पर अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने में ही वक्त लगा देती है। शाम को गिरीश जल्दी आ जाता है। वो गाड़ी की सफाई के लिए हरिया को कहता है, हरिया, गाड़ी को अच्छे से साफ कर लो। अच्छा, आज माधव भी आया है, रविवार की छुट्टी है इसलिए। मालिक, आप तो जानते ही हो, जब से इसकी माँ इस दुनिया से गई है, मैं इसके लिए माँ बाप दोनों हूं। रविवार का दिन था, इसलिए हरिया माधव को अपने साथ ही ले आया था। थोड़ी देर बाद रोमा और शाइना भी आ जाते हैं। शाइना माधव को देखकर मुंह बनाने लगती है। मम्मी, ये माधव मुझे एक आंख नहीं भाता, इसके पास से बदबू आती है। आज फिर हरिया काका इसे साथ ले आए हैं, मुझे इसे देखकर इरिटेशन होती है। शाइना, ऐसी बात नहीं करते, अभी हरिया सुन लेता तो। रोमा, शाइना को थोड़ा समझाया करो, हरिया हमारे पास बरसों से काम कर रहा है, माधव उसका बेटा है, इस तरह की बात सुनकर उसे दुख होगा। माधव शाइना की बात सुन लेता है और उदास हो जाता है। पार्टी में पहुंचकर सब लोग व्यस्त हो जाते हैं। शाइना भी पंकज और उसके दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है। इतनी देर में उसे याद आता है कि जो गिफ्ट वो पंकज के लिए अपनी तरफ से लाई थी वो गाड़ी में ही भूल आई है। वो गिरीश से कहती है, पापा, मैं जो पंकज के लिए पर्सनली गिफ्ट लाई थी वो गाड़ी में रह गया। पंकज केक काटने जा ही रहा है, प्लीज ला दो। रुको, मैं हरिया को फोन कर देता हूँ, वो दे जाएगा जल्दी से। गिरीश हरिया को फोन करता है। इतनी देर में हरिया को गाड़ी पार्किंग पर लगानी थी। वो माधव से कहता है, माधव बेटा, डिब्बा अंदर मालिक को पकड़ाओ, मगर ध्यान से, खराब ना हो। ठीक है बाबा, मैं दे आता हूँ। माधव अंदर जाता है और गिफ्ट पैक हरीश को देता है। मालिक, ये बाबा ने भिजवाया है, वो गाड़ी पार्किंग पर लगाने गए हैं। अच्छा बेटा, वो सामने शाइना खड़ी है अपने दोस्तों के साथ, उसे जाकर दे दो। शाइना दीदी, ये मालिक ने बोला है आपको दे दूं। ओफो, ये पापा भी ना, फिर इस माधव को मेरे सामने कर दिया, सारा माहौल खराब हो गया। ये कौन है शाइना, जिसकी वजह से तुम अपना मूड खराब कर रही हो? फ्रेंड्स, ये हमारे ड्राइवर का बेटा माधव है। अच्छा, मतलब नौकर का बेटा, फिर तो ये भी नौकर ही हुआ। ए नौकर, जा मेरे लिए सामने की टेबल से जूस लेकर आ। माधव पंकज को जूस लाकर देता है। जैसे ही माधव जाने लगता है, शाइना अपना पैर अड़ा देती है। माधव जोर से गिर जाता है। शाइना और सारे दोस्त हंसने लगते हैं। ओह सॉरी माधव, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं गिराया, वो मेरा पैर आगे की ओर था। एक दिन, अरे शाइना, तुम्हारे अमेरिका वाले चाचा और चाची इस रक्षाबंधन पर घर आ रहे हैं। मम्मा, फिर तो रोहित भैया को मैं राखी बांधूंगी और वो मुझे न्यू टैबलेट फोन गिफ्ट में दे देंगे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था। शाइना, अभी तुमने अपने जन्मदिन पर जिद करके एक मोबाइल फोन लिया था, अब तुम रक्षाबंधन पर रोहित से टैबलेट फोन की जिद कर रही हो। बेटा, इतने फोन का क्या करोगी? कोई बात नहीं जी, त्योहार है। बहन अपने भाई से तो उपहार में पसंद की चीजें ले रही है, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, जैसी तुम दोनों की मर्जी। अच्छा, कल रक्षाबंधन के लिए क्या क्या सामान लाना है? हरिया को बोलकर मंगवा लो, कल हो सकता है वो भी छुट्टी पर रहे, त्योहार का दिन है। ठीक है, आप हरिया को बोल दो, मैं उन्हें पर्चा लिख देती हूँ। देवर जी को मेरे हाथ के बेसन के लड्डू और मठरी बहुत पसंद है, मुझे बोल रहे थे कि भाभी जरूर बनाना। रोमा हरिया को रक्षाबंधन के लिए सामान की खरीदारी का पर्चा देती है। हरिया, ये रक्षाबंधन के त्योहार के लिए सारा सामान आज ही ले आइए, कल फिर आप भी छुट्टी पर रहोगे।
नहीं मालकिन, हमार कौन सा त्योहार। एक जीजी थी बड़ी, वो कई साल पहले स्वर्ग सिधार गई। माधव भी अकेला है, इसकी कोनो बहन नहीं है। क्या ये माधव राखी नहीं बंधवाता? अच्छा है, वैसे भी किसी को कोई गिफ्ट देने की इसकी औकात भी नहीं है। राखी के फेस्टिवल में तो सिस्टर्स को गिफ्ट देकर ही राखी बंधवाते हैं ना मम्मा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। राखी के त्योहार में जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई उसकी रक्षा का वचन देता है कि वो हर मुसीबत से उसे बचाएगा। हरिया माधव को कुछ देर वहीं बिठाकर सामान लेने चला गया था। माधव रोमा की सारी बातें सुन रहा होता है। वो उदास हो जाता है कि उसकी कोई बहन नहीं है जो उसे राखी बांधे। वो घर जाकर हरिया से कहता है, बाबा, मेरी कोई बहन नहीं है जो मुझे राखी बांधे। ऐसा क्यों है? माधव बेटा, इसमें दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। आओ मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं। देखो, मेरे हाथ की इन उंगलियों की तरफ देखो। क्या ये बराबर है? नहीं बाबा, कोई छोटी कोई बड़ी उंगली होती है। तो इसी तरह माधव, हर किसी इंसान के पास सब कुछ नहीं होता। हर किसी के पास किसी न किसी चीज की कमी होती है, समझे? तो इस बात के लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। और बाकी सब तो भगवान के हाथ में होता है। वो न जाने कब किसे क्या दे दे, ये उन पर निर्भर है बेटा। हरिया उस वक्त माधव को समझा देता है। अगले दिन राखी का त्योहार था। शाइना रोहित को राखी बांधती है। अब जल्दी से मेरा टैबलेट फोन दो ना रोहित भैया, मैंने बांध दी आपको राखी। ये आपका गुलाब जामुन, जल्दी से दो मेरा गिफ्ट। शाइना, पहले आराम से राखी तो बांधे भैया को। कोई बात नहीं रोमा ताई जी, ये लो शाइना तुम्हारा गिफ्ट। अब खुश? वाह, थैंक यू रोहित भैया। शाइना गिफ्ट लेकर बहुत खुश थी। इसी खुशी में वो अपने सारे दोस्तों को फोन करके बताती है और शाम को सबको घर के पास वाले पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। शाइना अपने सारे दोस्तों के साथ टैबलेट से फोटो खींचने लगती है। शाइना, पार्क में बहुत सारी पिक्स ले ली, अब कहीं और लेते हैं, किसी ऐसी जगह जहां थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड हो। यहां से थोड़ी दूर एक पुराना खंडहर है, वहां बहुत सुंदर पिक्स आएंगी। पर वहां गेट पर अंदर जाना मना है लिखा है। अरे शाइना, डरपोक मत बन, चल चलते हैं ना, बिट्टू और पंकज भी तो हैं हमारे साथ। शाइना सारे फ्रेंड्स के साथ खंडहर में चली जाती है। शाइना को खंडहर में जाते माधव देख लेता है। शाइना दीदी, इस खंडहर में? अरे यहाँ पर तो जाना मना है। शाइना दीदी, अंदर मत जाओ, अंदर कोई नहीं जाता। माधव, तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहने वाले? चलो जाओ यहाँ से। शाइना दोस्तों के साथ खंडहर में चली जाती है और सब मिलकर पिक्स खींचने लगते हैं। शाइना, थोड़ा उस कुएं के ऊपर खड़ी हो, तब तेरी फोटो बहुत अच्छी आएगी। हाँ हाँ, यस। अब ऐसे दिखा जैसे तू कुएं में गिरने वाली है। शाइना का ध्यान पंकज की बातों में था। उसने ध्यान ही नहीं दिया और अचानक उस सूखे कुएं में गिर गई। सारे दोस्त ये देखकर घबरा गए और वहां से भाग गए। कुआं सूखा था, इसलिए गिरने पर शाइना को चोटें लगी। वो कराह रही थी। माधव अभी भी खंडहर के बाहर खड़ा था। उसने जब शाइना के दोस्तों को भागते देखा। ये सब ऐसे क्यों भाग गए? और शाइना दीदी कहाँ है? शाइना दीदी, शाइना दीदी। ये तो माधव की आवाज है। माधव, माधव, मैं यहाँ हूँ, इधर कुएं में। माधव, मुझे बचाओ। आवाज इस कुएं से आ रही है। अरे शाइना दीदी, आप इस हालत में? रुको, मैं आपको अभी बाहर निकालता हूँ। माधव ने आसपास ढूंढा। उसे वहां एक रस्सी दिखाई दी। उसने रस्सी का एक छोर वहां बने एक खंभे से बांध दिया और दूसरा छोर शाइना की तरफ बढ़ाया। शाइना दीदी, शाइना दीदी, ये रस्सी पकड़ लो, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। माधव, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी। दीदी, नहीं गिरोगी ना, आप बस ऊपर आने की कोशिश करो। माधव के हाथ पैर शाइना को खींचने में छिल जाते हैं और खून बहने लगता है। शाइना को भी चोटें आती हैं। इतनी देर में शाइना के परिवार वाले और हरिया भी वहां आ जाते हैं। बच्चों ने शाइना के कुएं में गिरने की खबर उन्हें दे दी थी। शाइना मेरी बच्ची, तुझे इतनी चोटें आई हैं, तू ठीक तो है ना? बच्चों ने बताया तुम कुएं में गिर गई थी। मम्मी पापा, माधव ने मेरी जान बचाई। ये लोग तो मुझे छोड़कर भाग गए थे, माधव ने मुझे बचाया। मम्मी देखो, इसके भी कितनी चोटें आई हैं। मैंने हमेशा माधव के साथ गलत व्यवहार किया,
पर फिर भी आज इसने मेरी जान बचाई। माधव, मुझे माफ कर दो। दीदी, मैं कभी आपकी बात का बुरा नहीं मानता। माधव मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? सब मिलकर घर आ जाते हैं। शाइना सबको पूरी घटना बताती है। सब माधव की तारीफ करते हैं। शाइना रोमा से पूछती है, मम्मी, आपने कहा था कि रक्षाबंधन में भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। फिर आज तो माधव ने मेरी रक्षा की ना, तो फिर मैं माधव को भी राखी बांधूं क्या? हाँ बेटा शाइना, तुम माधव को भी राखी बांधो। उसकी भी कोई बहन नहीं है और आज तो राखी का त्योहार है। हरिया, माधव के साथ इधर आओ। शाइना रोहित की तरह माधव को भी आज रक्षाबंधन पर राखी बांधेगी। माधव, तू कहता था ना तेरी बहन नहीं है। देख, शाइना दीदी तुझे राखी बांधेगी। शाइना माधव को राखी बांधती है। माधव अपने हाथ में राखी बंधी देख उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि उसे शाइना के रूप में एक मुंह बोली बहन जो मिल गई थी। हरिया की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर आई थी। शायद उस दिन एक गरीब का रक्षाबंधन खुशियों से भर गया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।